हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पांडे। कैसे हो बेटा आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आई होप आप लोग जहां भी होंगे अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, चलो बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस जो चैप्टर था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को। अब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हम लोग इसमें बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या क्या है, किस किस फील्ड में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो आओ देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से एप्लीकेशन है, किस किस फील्ड में है। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम लोग एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो हम लोग एग्रीकल्चर में भी करते हैं। ठीक है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम लोग मेडिसिन में भी करते हैं, डायग्नोस्टिक्स में भी करते हैं, डिजीज का पता लगाने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन में भी करते हैं, बायो रिमेडिएशन में भी करते हैं। बायो रिमेडिएशन, बायो मतलब लिविंग और रिमेडिएशन मतलब छुटकारा पाना। किसी लिविंग चीज से हम लोग क्या करते हैं, किसी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है बेटा, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस फूड को बनाने में भी हम लोग फूड के अंदर कुछ चेंज करके प्रोसेस फूड बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस्ड फूड के अंदर भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो इन सब चीजों के अंदर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, मेडिसिन के अंदर करते हैं, डायग्नोस्टिक्स के अंदर डिजीज को पता लगाने में, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, बायो रेमेडिएशन के लिए, प्रोसेस्ड फूड के लिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे एनसीईआरटी में जो मेन बात किया है वो एग्रीकल्चर के बारे में बात किया है और मेडिसिन थेरेप्टिक्स के बारे में बात किया है। ठीक है, मेडिसिन और एग्रीकल्चर के बारे में ज्यादा डिटेल में बात किया है हमारे एनसीईआरटी के अंदर। तो हम लोग भी बेटा इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में क्या है। ठीक है, तो उसको हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले कुछ छोटी बात कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे जैसे कुछ चीजें मैंने आपको पहले भी बता रखी हैं लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पेस्ट, पेस्ट क्या होता है? तो पेस्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, वायरस हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फसल को नुकसान पहुंचाए उनको हम लोग पेस्ट बोलते हैं। ठीक है, कोई बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट, नीमेटोड कुछ भी हो सकता है। ओके, अब एक टर्म आती है वीड। तो वीड क्या होता है बेटा? आप लोगों ने देखा होगा हम लोग फार्मिंग में जो प्लांट्स लगाते हैं उनके बीच बीच में कुछ अनवांटेड प्लांट निकल आते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, उनको हम लोग बोलते हैं वीड। वीड का मतलब जो हमारे फार्मिंग क्रॉप्स हैं उनके बीच बीच में हम लोग क्या देखते हैं, कभी कभी कुछ अनवांटेड ग्रास निकल गई है। ठीक है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं वीड। ये क्या करता है, हमारे प्लांट के साथ में उनका न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन करता है। ठीक है, तो प्लांट का न्यूट्रिशन लेता है तो इससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो उनको हम लोग बोलते हैं वीड। इसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। पेस्टिसाइड, अब पेस्टिसाइड क्या होते हैं बेटा? पेस्टिसाइड जो पेस्ट को किल करते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रकार के पेस्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड। ठीक है, पेस्टिसाइड मतलब जो किसी पेस्ट को किल कर दे। ठीक है, पेस्टिसाइड क्या होते हैं, जो किसी भी पेस्ट को किल कर दे, तो उनको हम लोग बोलते हैं पेस्टिसाइड। अब ये केमिकल वाले भी हो सकते हैं या फिर बायो पेस्टिसाइड भी हो सकते हैं। माइक्रोबियल ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में याद करो मैंने बताया था आप लोगों को बायो पेस्टिसाइड में जैसे लेडी बर्ड, ट्राइकोडर्मा, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में बात की थी। जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा वो लोग जाके हमारे पिछले चैप्टर्स के लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, फिर अगर पेस्टिसाइड की बात करें तो दो तरीके के हैं, एक तो केमिकल्स भी हो सकते हैं, कुछ केमिकल का यूज करके हम लोग पेस्ट को मार सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे केमिकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और बायो पेस्टिसाइड भी होते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट को मार देते हैं। तो ये है हमारे पेस्टिसाइड जो पेस्ट को मार दे। ठीक है बेटा, तो हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, बायो पेस्टिसाइड को देंगे। क्यों? क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड क्या होता है, हार्मफुल होता है। ओके, ये क्या करता है, हमारे साथ हमारे जो भी वेजिटेबल्स, क्रॉप्स है उनके साथ हमारे बॉडी में जाता है, हमें नुकसान पहुंचाता है। और केमिकल जिन ऑर्गन को मारने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, हो सकता है उनके अलावा दूसरे ऑर्गन को भी मार दें।
ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड का यूज कम करना चाहिए हमें, ठीक है। हमें बायो पेस्टिसाइड का यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये टारगेट स्पेसिफिक होते हैं, जिनको आप लोग मारने के लिए यूज करोगे बस ये उन्हीं को जाके किल करेंगे, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम लोग फर्टिलाइजर के। तो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, ऐसी चीज जो सॉइल की न्यूट्रिएंट कैपेसिटी को बढ़ा दे, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा दे, उन्हीं को हम लोग फर्टिलाइजर बोलते हैं। फर्टिलाइजर में केमिकल फर्टिलाइजर भी होता है और बायो फर्टिलाइजर भी होता है। केमिकल फर्टिलाइजर की बात करें तो जैसे यूरिया, डाई, ये सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और बायो फर्टिलाइजर कुछ लिविंग ऑर्गन जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा दे, जैसे फॉर एग्जांपल राइजोबियम, ग्लोमस, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में, माइक्रोब वाले चैप्टर में बात की थी डिटेल में, ठीक है बेटा। तो फर्टिलाइजर्स में हमारे जो मेन एलिमेंट होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग, फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा अब हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में क्या क्या है, ठीक है बेटा। तो अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो तीन तरीके से हम लोग फार्मिंग एग्रीकल्चर करते हैं। देयर आर थ्री ऑप्शन दैट कैन थॉट फॉर इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए तीन तरीकों से हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें पहला क्या होता है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर किस पे बेस्ड होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल पेस्टिसाइड पे। हम लोग इसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के लिए किसका यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं, जो कि हार्मफुल है लिविंग ऑर्गन के लिए, जो उसको खाता है, और भी लिविंग ऑर्गन के लिए भी हार्मफुल होता है, ठीक है बेटा। तो इसका यूज हमें कम करना चाहिए। प्रोडक्टिविटी तो इससे बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें तो केमिकल पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करके बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन ये क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, जो लिविंग ऑर्गन में डिजीज, जो भी लिविंग ऑर्गन इन क्रॉप्स को खाएगा उसके अंदर डिजीज पैदा कर सकते हैं, ओके। तो हम लोग को केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का यूज कम करना चाहिए, ठीक है बेटा। प्रोडक्टिविटी तो इसकी हाई है, लेकिन इससे डिजीज होने की संभावना रहती है, क्योंकि केमिकल्स क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, ठीक है बेटा। अब दूसरा तरीका ये है फूड को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एग्रीकल्चर क्या होता है, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर। क्या, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ड ऑन बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड, ठीक है। ये किस पे बेस्ड होता है, बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड्स पे, ठीक है बेटा। अब इसके क्या फायदे हैं बेटा, एक तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक, और दूसरा इस पे हमारी केमिकल के ऊपर डिपेंडेंस कम हो रही है, केमिकल का यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है, ठीक है। और जो फूड होता है उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ रही है। तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ रही है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, दो तरीके से फायदेमंद है हमारे लिए, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम लोग केमिकल फ्री एग्रीकल्चर करते हैं, और ये किस पे बेस्ड है, बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड पे बेस्ड है, ठीक है बेटा। इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ती है, और ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, ठीक है। तो इसका यूज कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, न्यूट्रिशनल क्वालिटी तो बहुत बढ़ गई, ठीक है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, लेकिन इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में इतनी भी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ जाती है कि एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर की जितनी बढ़ जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है लेकिन इसके जितना नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफी महंगे होते हैं, ठीक है। तो ये है इसका ड्रॉबैक, ठीक है। इससे प्रोडक्टिविटी हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। आने वाला जमाना क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही है, ठीक है, क्योंकि इससे जो क्रॉप मिलती है वो क्या होती है, उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी अच्छी होती है, उसमें केमिकल्स का हम लोग यूज नहीं करते, तो हमारे लिए वो क्या है, बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही फायदेमंद होता है, ठीक है बेटा। तो इसका ध्यान रखना। अब तीसरा तरीका क्या हो सकता है एग्रीकल्चर या फार्मिंग का, जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड एग्रीकल्चर। क्या हो सकता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड एग्रीकल्चर। क्या होता है, इसमें हम लोग डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर कर देते हैं किसी प्लांट के अंदर। अब वो प्लांट क्या हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हो जाएगा, जीएम प्लांट बन जाएगा, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, अब कोई इंसेक्ट पेस्ट आता है उसके ऊपर, उसको खा के उसके फसल को बर्बाद कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी को कम कर रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, या तो केमिकल डाल दें, ठीक है। केमिकल से क्या होगा, सारे इंसेक्ट मर जाएंगे, लेकिन इससे एक नुकसान है,
हो सकता है कि इससे जो नॉन टारगेट इंसेक्ट हैं जो वहां पे फसल को बर्बाद नहीं कर रहे थे, पॉलिनेशन में हेल्प करते थे, वो भी मर जाए, तो इसका एक ये भी ड्रॉबैक है। और हो सकता है कि इन जो केमिकल्स हैं उनको हम लोग खाएं तो हमारे बॉडी के अंदर जाए, कोई भी प्लांट का पार्ट खाएंगे हम लोग जो भी, तो उसके साथ भी केमिकल हमारे बॉडी में जाएंगे तो डिजीज करेंगे, टॉक्सिक है, ठीक है बेटा। तो ये तरीका तो केमिकल वाला सही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट बनाते हैं जिसके अंदर इन पेस्ट से क्या आ जाए, रेजिस्टेंस आ जाए। हम ऐसा प्लांट बनाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा कि जिससे इस प्लांट के अंदर ही इंसेक्ट के लिए क्या आ जाए, रेजिस्टेंस आ जाए। क्या आ जाए, रेजिस्टेंस आ जाए। हम लोग क्या करते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन ट्रांसफर कर देते हैं प्लांट के अंदर। क्या करते हैं, इस प्लांट के अंदर इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन ट्रांसफर कर देते हैं, और जो हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनता है, क्या बनता है, जीएम जो प्लांट बनता है उसके अंदर इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन आ जाता है। अब ये ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया, ठीक है बेटा। अब जब इंसेक्ट इस प्लांट को खाने आएगा, ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन ट्रांसफर कर दिया है। अब वो जो प्रोटीन बनाएगा वो प्रोटीन कैसा होगा, टॉक्सिक होगा। कैसा होगा, टॉक्सिक होगा। और इंसेक्ट जैसे इस प्लांट को खाएगा वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो बेटा इस तरीके से हम लोग बिना केमिकल का यूज किए क्रॉप बना लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बातें नोट करो, फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके हम लोग नई नई क्रॉप बना के कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं क्रॉप्स की, ठीक है बेटा। तो इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लो। चलो बेटा अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट के क्या क्या फायदे होते हैं एग्रीकल्चर में, कैसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके क्या क्या ट्रांसजेनिक प्लांट से अपने फायदे उठा सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या क्या एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के, उसको हम लोग देखते हैं। यूज ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, क्या करते हैं हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट बना के, क्या यूज करते हैं इसके अंदर, और देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, एनहांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। ट्रांसजेनिक प्लांट के सहायता से हम लोग न्यूट्रिशनल क्वालिटी प्लांट्स की बढ़ा सकते हैं, फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है बेटा। एनहांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, ठीक है। तो हम लोग ट्रांसजेनिक जो प्लांट होता है उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी फूड की बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। फॉर एग्जांपल इसका दिया है विटामिन ए इनरिच्ड राइस। हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके एक ऐसा राइस का प्लांट बनाया है जिसके अंदर विटामिन ए का अमाउंट ज्यादा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन राइस। क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या होता है बेटा जरा समझो, इन गोल्डन राइस सम जीन ऑफ डैफोडिल प्लांट, डैफोडिल प्लांट के कुछ जीन को ट्रांसफर किया गया है, एंड इर्विनिया बैक्टीरिया, और इर्विनिया बैक्टीरिया के कुछ जीन को ट्रांसफर किया गया है। किसके किसके जीन को ट्रांसफर किया गया है, डैफोडिल प्लांट और इर्विनिया बैक्टीरिया। मान लो ये राइस का सिंपल प्लांट था, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर जो राइस लग रहे थे, क्या उसमें विटामिन ए का अमाउंट होगा, क्या बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, डैफोडिल प्लांट और इर्विनिया बैक्टीरिया के कुछ जीन इसके अंदर ट्रांसफर कर दिए। अब ये जीएम प्लांट बन गया। क्या बन गया, जीएम प्लांट। अब इसके अंदर जो राइस होंगे बेटा उसके अंदर बीटा कैरोटीन का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। दिस जीन रिस्पांसिबल फॉर बीटा कैरोटीन सिंथेसिस। इससे क्या होता है बेटा, इस जीन के इंट्रोड्यूस होने से अब राइस के अंदर बीटा कैरोटीन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, और जब ये बीटा कैरोटीन हमारे लीवर में जाएगा तो लीवर उसको चेंज कर देगा किसमें, विटामिन ए में। किसमें चेंज कर देगा, विटामिन ए में। तो इससे क्या होगा, हमारी विटामिन ए की कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। गोल्डन राइस विटामिन ए को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फूड के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम लोग क्या कर रहे हैं, फूड का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। हम लोग फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन अभी भी उतना है, बस हम लोगों ने क्या किया, उसके अंदर न्यूट्रिएंट की क्वालिटी बढ़ा दी फूड के अंदर। तो गोल्डन राइस, विटामिन ए इनरिच्ड राइस जिसको बोलते हैं गोल्डन राइस, ठीक है बेटा। जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस हम लोगों ने बनाया जिसके अंदर क्या होता है, बीटा कैरोटीन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। तो जब बीटा कैरोटीन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी बीटा कैरोटीन से क्या सिंथेसिस कर लेगा, विटामिन ए। तो विटामिन ए इनरिच बीटा कैरोटीन इनरिच राइस बनाते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं गोल्डन राइस। अब दूसरा एप्लीकेशन क्या है एग्रीकल्चर में इसका,
टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। क्या? टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब कटाई के बाद के लॉस को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं जरा और समझते हैं। इसका एक एग्जांपल दिया है फ्लेवर सेवर टोमेटो। क्या दिया है? फ्लेवर सेवर टोमेटो। जो नॉर्मल टोमेटो होता है हमारा, ठीक है, उसमें क्या होता है, प्रोडक्टिविटी तो अच्छी है, ठीक है, नो डाउट, लेकिन क्या होता है जब हम लोग उसकी कटाई कर लेते हैं, जब हम लोग उसको तोड़ के मार्केट में ले जाते हैं या कहीं दूर सप्लाई करना होता है, तो उसकी राइपनिंग बहुत ही फास्ट होती है। अब राइपनिंग फास्ट होती है, नॉर्मल टोमेटो की राइपनिंग फास्ट होती है, तो खराब जल्दी हो जाता है। खराब जल्दी हो जाता है तो किसान को इससे क्या होता है, घाटा हो जाता है, ठीक है। तो अब इस घाटे को कम करने के लिए हम लोगों ने ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया टोमेटो का, जिसको बोलते हैं फ्लेवर सेवर टोमेटो। क्या बोलते हैं? फ्लेवर सेवर टोमेटो। इसके अंदर हम लोगों ने कुछ ऐसे जीन ट्रांसफर कर दिए जिसकी वजह से इसकी राइपनिंग क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। राइपनिंग तो होगी लेकिन स्लो होगी, उतनी तेजी से नहीं होगी, तो ज्यादा टाइम तक ये चलेगा, ठीक है, तो ज्यादा टाइम तक ये बना रहेगा और खराब नहीं होगा, तो इससे किसान को ज्यादा फायदा होगा। फ्लेवर सेवर टोमेटो, और इसका जो फ्लेवर होता है वो भी ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है बेटा। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज है, ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट के यूज हम लोग एग्रीकल्चर में कहां करते चाहिए, एनहांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए। प्रोडक्टिविटी अभी भी उतना है, ठीक है, और इसका एग्जांपल है विटामिन ए इनरिच्ड राइस, जिसको बोलते हैं गोल्डन राइस, ठीक। अब दूसरा क्या था, टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, कटाई के बाद के लॉस को रोकने के लिए हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है, और इसका एग्जांपल है फ्लेवर सेवर टोमेटो, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, टू इंक्रीज द टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेसेस। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट बनाएंगे जिनके अंदर टॉलरेंस होगा एबायोटिक स्ट्रेस से, ठीक है। तो ऐसे प्लांट बनाना है हम लोग को बायोटेक्नोलॉजी के सहायता से, जिनसे इंक्रीज हो जाए टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेसेस। एबायोटिक स्ट्रेसेस का मतलब जैसे कि लाइक कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट, ठीक है बेटा, नॉन बायोलॉजिकल, ओके। एबायोटिक स्ट्रेसेस का मतलब नॉन बायोलॉजिकल स्ट्रेस लाइक कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट, ठीक है। अब हम लोग ऐसे प्लांट बनाएंगे जिनके अंदर इनसे क्या हो, रेजिस्टेंस हो। क्या हो, रेजिस्टेंस हो। नॉर्मल प्लांट क्या करता है बेटा, नॉर्मल प्लांट अगर ग्रो करेगा, ठीक है, मान लो सॉइल के अंदर सॉल्ट ज्यादा है, क्या है, सॉइल के अंदर सॉल्ट ज्यादा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नॉर्मल प्लांट अगर ज्यादा सॉल्ट वाले सॉइल में ग्रो कराओगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो हम लोग इस नॉर्मल प्लांट के अंदर कोई जीन ट्रांसफर कर देते हैं जिसके अंदर क्या हो, सॉल्ट से रेजिस्टेंस हो। क्या हो, सॉल्ट से रेजिस्टेंस हो। अब ये बन गया हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट। क्या बन गया, ट्रांसजेनिक प्लांट। तो अब ये इस सॉइल में, ज्यादा सॉल्ट वाले सॉइल में आसानी से ग्रो कर सकता है, ठीक है। ट्रांसजेनिक प्लांट बेटा क्या कर सकता है, आसानी से एबायोटिक स्ट्रेस को झेल सकता है, सह सकता है, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक प्लांट आसानी से एबायोटिक स्ट्रेस वाले कंडीशन में भी ग्रो कर सकता है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स। हम लोग ऐसे प्लांट बना रहे हैं जिनकी एफिशिएंसी मिनरल को यूज करने की क्या है, ज्यादा है, ठीक है। दिस प्रिवेंट द अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी समय से पहले खत्म नहीं होती है। कैसे, जरा समझो। मान लो कोई नॉर्मल प्लांट है, क्या है, नॉर्मल प्लांट है, ठीक है बेटा। अब ये नॉर्मल प्लांट मान लो सॉइल के अंदर क्या है, 50 मिलीग्राम, समझने के लिए बोल देते हैं, 50 मिलीग्राम क्या है इसके अंदर, मिनरल्स है, ठीक है। अब ये नॉर्मल प्लांट को रिक्वायरमेंट कितने की है, 1 मिलीग्राम की। कितने की है, 1 मिलीग्राम की है। लेकिन ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है कितना, 10 मिलीग्राम। इसको जरूरत थी 1 मिलीग्राम की और ये यूज कितना कर रहा है सॉइल से, 10 मिलीग्राम। तो ऐसे ये 10 मिलीग्राम यूज करेगा, फिर आप नेक्स्ट साइकिल में फिर 10 मिलीग्राम यूज करेगा। ऐसे ऐसे 10 मिलीग्राम जब यूज करेगा तो सॉइल की फर्टिलिटी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जीन ट्रांसफर करके कुछ ऐसा प्लांट बनाते हैं जिसकी इफिशियंसी मिनरल्स को यूज करने की अच्छी हो। फॉर एग्जांपल समझो, हमने कोई ऐसा जीन ट्रांसफर कर दिया जिससे इस प्लांट की इफिशियंसी बढ़ गई, ठीक है। तो क्या होगा, मान लो सॉइल के अंदर अभी भी 50 मिलीग्राम मिनरल्स है, ठीक है। अब ये ट्रांसजेनिक प्लांट क्या करेगा, इसकी रिक्वायरमेंट
1 मिलीग्राम की है, इसकी भी रिक्वायरमेंट 1 मिलीग्राम की है, ठीक है। लेकिन अब ये एब्जॉर्ब करेगा 2 मिलीग्राम। कितना एब्जॉर्ब करेगा? 2 मिलीग्राम। अब 2 मिलीग्राम एब्जॉर्ब कर रहा है तो सॉइल में अभी भी 50 मिलीग्राम है, तो ज्यादा समय तक सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी। इसी को बोलते हैं इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, ठीक है। तो हम लोग ऐसे प्लांट बनाते हैं जिनकी मिनरल को यूज करने की एफिशिएंसी क्या हो? ज्यादा हो, ठीक है बेटा। इसको लिखो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा, अब हम लोग बात करते हैं बायोटेक के नेक्स्ट एप्लीकेशन पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाने में। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाने में भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का मतलब होता है ऐसे प्लांट जिनके ऊपर पेस्ट या फिर कोई इंसेक्ट अटैक ना करे, ठीक है। तो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट इंक्रीज ईल्ड, इससे क्या होगी? जब इंसेक्ट अटैक नहीं करेगा, प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी एंड रिड्यूस द रिलायंस, या रिलायंस का मतलब होता है डिपेंडेंस ऑन केमिकल, और केमिकल पेस्टिसाइड्स के ऊपर हमारी निर्भरता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मान लो एक नॉर्मल प्लांट है, क्या है? नॉर्मल प्लांट है, ठीक है। इंसेक्ट इसके ऊपर अटैक करता है, आप केमिकल डालोगे तो इससे क्या होगा? टॉक्सिक होता है, नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। महंगा भी होता है केमिकल, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बना देते हैं, इसके अंदर जीन ट्रांसफर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर करने से अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का यूज हम लोग करते हैं क्या करने के लिए? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और केमिकल पेस्टिसाइड्स के ऊपर हमारा डिपेंडेंस भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जीन ट्रांसफर से हम लोगों ने क्या कर दिया? पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बना दिया। क्या बना दिया? पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। अब मान लो कोई इंसेक्ट इसके ऊपर अटैक करने आएगा, कोई पेस्ट इसके ऊपर अटैक करने आएगा, जैसे इस प्लांट को खाएगा तुरंत मर जाएगा, ठीक है बेटा। अब पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट की दो कैटेगरी आप लोग के एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, एक है इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट और एक होता है निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट। क्या क्या है? इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट और दूसरा निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक। इससे हर एक साल नीट में एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है बेटा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स की। किसकी बात करेंगे? इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स की। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है बीटी प्लांट्स। क्या है? बीटी प्लांट्स। बीटी प्लांट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट, ठीक है। इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट का बीटी प्लांट सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है बेटा। इन बीटी प्लांट a special prized gene of Bacillus thuringiensis bacteria have been transferred, ठीक है। इसके अंदर क्या किया गया? Bacillus thuringiensis बैक्टीरिया की जीन ट्रांसफर कर दी गई। मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक है बेटा, इंसेक्ट आके इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया? Bacillus thuringiensis एक बैक्टीरिया होता है जिसको शॉर्टकट में हम लोग बीटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उस बैक्टीरिया की जीन को इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। अब जैसे इंसेक्ट इस प्लांट को खाने आएगा वो मर जाएगा, ठीक है। तो देखो, क्राइजीन प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन। ये जो क्राइजीन है बीटी बैक्टीरिया के अंदर से जो जीन भेजेंगे इसके अंदर, उस जीन को बोलते हैं क्राइजीन। क्या बोलते हैं? क्राइजीन, ठीक है बेटा। तो क्राइजीन एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है विच किल द इंसेक्ट ऑफ 3 ऑर्डर। अब ये सारे इंसेक्ट को नहीं मारेगा, ये सिर्फ और सिर्फ 3 ऑर्डर के इंसेक्ट को मारेगा, ठीक है बेटा। ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल नीट पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देखो, हमारा जो बीडी प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट ट्रांसजेनिक प्लांट, इनके अंदर हम लोग बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस बैक्टीरिया की एक जीन ट्रांसफर कर देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्राइजीन। क्या बोलते हैं? क्राइजीन। अब क्राइजीन एक टॉक्सिन, एक प्रोटीन बनाता है जो कि टॉक्सिक होता है। क्या होता है? टॉक्सिक होता है। अब वो टॉक्सिक प्रोटीन जो होता है जैसे इंसेक्ट खाएगा वो मर जाएगा, ठीक है। और ये सारे इंसेक्ट को नहीं मारता है, ध्यान देना, ये 3 ऑर्डर के इंसेक्ट को मारता है। 3 ऑर्डर्स के इंसेक्ट हैं, जैसे कि 3 ऑर्डर हैं लेपिडोप्टेरन्स। कौन सा है? फर्स्ट लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन्स एंड डिप्टेरन्स। 3 ऑर्डर हैं L C D, ठीक है बेटा। तो इसको ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स, ठीक।
लेपिडोप्टेरन्स का एग्जांपल होता है टोबैको बडवर्म, आर्मी वर्म, कॉटन बोलवर्म, कॉर्न बोरर। कौन कौन से? टोबैको बडवर्म, आर्मी वर्म, कॉटन बोलवर्म, कॉर्न बोरर। ठीक, कॉटन बोलवर्म, कॉटन का जो जिसमें से कॉटन निकलता है वो जो बॉल होता है उसके अंदर ये क्या कर देता है? छेद कर देता है। ठीक है, कॉटन बोलवर्म। कॉर्न बोरर, मक्के के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं जो छेद कर देते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं कॉर्न बोरर। ठीक है बेटा, तो इनको कौन किल कर देता है? हमारा बीटी टॉक्सिन। ये जो ऑर्डर है लेपिडोप्टेरन, उसके एग्जांपल आप लोग याद कर लेना। कोलियोप्टेरन के एग्जांपल है बीटल्स। कौन है? बीटल्स। डिप्टेरन्स के एग्जांपल है फ्लाइज एंड मस्कीटोज। कौन है? फ्लाइज एंड मस्कीटोज। ठीक है बेटा, तो इस एग्जांपल्स को आप लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा, अब देखते हैं कैसे हमारा बीटी टॉक्सिन किसी इंसेक्ट को किल कर देता है। ठीक है, उसके मैकेनिज्म को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हम लोगों ने समझने के लिए यहाँ पे एक बैक्टीरिया ले लिया जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। अब बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के अंदर होता है क्राइजीन। क्या होता है? क्राइजीन, जो एक आरएनए बनाता है। क्या बनाता है? एक आरएनए बनाता है। उस आरएनए से हमारा बनेगा क्रिस्टलाइन प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन, क्रिस्टलाइन प्रोटीन, जो कि इंसेक्ट के लिए क्या होता है? टॉक्सिक होता है। क्या होता है? टॉक्सिक होता है। अब ये जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रोटोटॉक्सिन। क्या बोलेंगे? प्रोटोटॉक्सिन। ये जो प्रोटीन बनता है क्रिस्टलाइन प्रोटीन, ये क्रिस्टल्स के अंदर होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसको बोल देते हैं हम लोग प्रोटोटॉक्सिन। क्या बोलते हैं? प्रोटोटॉक्सिन। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? अल्कलाइन पीएच। अल्कलाइन पीएच पे हमारा जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। This toxin activated at alkaline pH. Alkaline pH पे ये क्या होगा? एक्टिवेट होगा। ठीक है बेटा, तो alkaline pH पे एक्टिवेट हो जाता है। तो इस जीन को, इस क्राइजीन को हम लोगों ने क्या किया? प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया? क्राइजीन को हम लोगों ने प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है बेटा, अब ये प्लांट कैसा हो गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हो गया। क्या हो गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हो गया। इसको बोलते हैं बीटी प्लांट। क्या बोलते हैं? बीटी प्लांट। अब बीटी प्लांट के अंदर हमारा क्राइजीन आ चुका है। ठीक है बेटा, अब क्राइजीन क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा, क्राई प्रोटीन बनाएगा। ये प्रोटीन क्या होगा? इनएक्टिव होगा, क्रिस्टल्स के फॉर्म में होगा। कैसे होगा बेटा? क्रिस्टल्स के फॉर्म में होगा। क्रिस्टल्स के फॉर्म में होगा हमारा इनएक्टिव प्रोटीन। अब कोई इंसेक्ट जैसे प्लांट को आता है, खाता है। ठीक है, ये इंसेक्ट आया, मान लो प्लांट को खाने लगा। हमारे बीटी प्लांट को ये इंसेक्ट आके क्या कर रहा है? खा रहा है। अब जैसे ये इंसेक्ट खाएगा प्लांट को, किसी पार्ट को, तो उसके अंदर वो प्रोटीन पहुंच जाएगा। अब वो प्रोटीन जैसे ही पहुंचेगा उसके अल्कलाइन पीएच मिड गट में, कहां पे? मिड गट में पहुंचेगा, वहां पे होता है अल्कलाइन पीएच। अब वो जो हमारा प्रोटोटॉक्सिन जो प्लांट के अंदर था, वो जैसे ही पहुंचा इंसेक्ट के मिड गट में, कहां पे? मिड गट में, वहां पे होता है अल्कलाइन पीएच। क्या होता है? अल्कलाइन पीएच। अब इस अल्कलाइन पीएच पे हमारा वो जो प्रोटोटॉक्सिन जो क्रिस्टल्स के फॉर्म में था वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्रिस्टल्स डिसॉल्व, अब टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। The active toxin binds to the surface of midgut epithelial cell। अब ये क्या करेगा? मिडगट के एपिथेलियल सेल्स पे ये जो एक्टिव टॉक्सिन है ये बाइंड हो जाएगा, और बाइंड होके वहां पे क्या कर देगा? पोर कर देगा। क्या कर देगा? पोर कर देगा। तो सेल स्वेल हो जाएगी और उसके अंदर का जो भी साइटोप्लाज्म है सब बाहर आ जाएगा, सेल की डेथ हो जाएगी। इससे क्या होगा? इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, नाउ द टॉक्सिन क्रिएट पोर that cause cell swelling। टॉक्सिन क्या करेगा? एपिथेलियल सेल पे मिडगट की पोर्स बना देगा, एंड लाइसिस, और लाइसिस करवाएगा, पोर बनवाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी जिससे। ठीक है, अब उसके बाद में सेल का लाइसिस हो जाएगा। दिस कॉज डेथ ऑफ इंसेक्ट, और इससे क्या होगा? इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है बेटा, ध्यान दो। बैक्टीरिया है जिसके अंदर जीन पाया जाता है क्राइजीन, उससे बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है हमारा क्रिस्टलाइन प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या होता है? प्रोटोटॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अगर इसको अल्कलाइन पीएच मिल जाए तो ये एक्टिव हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? इस जीन को ट्रांसफर कर देते हैं प्लांट्स के अंदर, जिससे ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बन जाते हैं, बीटी प्लांट बन जाते हैं।
बीटी मतलब बैसिलस thuringiensis, ठीक है। अब ये क्राई जीन क्या होगा, क्राई प्रोटीन बनाएगा, प्लांट के अंदर क्राई प्रोटीन बनाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में होगा, जैसे इंसेक्ट आएगा इसको खाएगा और ये प्रोटीन इसके मिडगट में पहुंच जाएगा, वहां पे अल्कलाइन पीएच होता है, अल्कलाइन पीएच पे ये जो प्रोटीन क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स डिसॉल्व हो जाएंगे, टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे ही टॉक्सिन एक्टिवेट होगा, द एक्टिवेट टॉक्सिन binds to the surface of midgut epithelial cell, midgut of epithelial cells पे bind हो जाएगा और वहां पे pores बना देगा और जिससे क्या होगी, सेल की स्वेलिंग हो जाएगी, सेल की लाइसिस हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी इंसेक्ट की, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा आगे की बात करते हैं। बेटा अगर बीटी जीन की बात करें तो बहुत सारी बीटी जीन होती है, ठीक है। अब पार्टिकुलर किसी इंसेक्ट के लिए अलग अलग बीटी जीन काम करती है, ठीक है बेटा। तो मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। बीटी टॉक्सिन क्या होते हैं, अलग अलग जीन से मिलते हैं, अलग अलग इंसेक्ट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड टारगेट पेस्ट। अब ये क्या होता है, चॉइस ऑफ जीन, हमें कौन सा जीन यूज करना है, ये किस पे डिपेंड करता है, क्रॉप के ऊपर एक तो, और दूसरा टारगेट पेस्ट, कौन सा हमारा टारगेट पेस्ट है, ठीक है बेटा। बीटी जीन कई प्रकार की होती है, उनसे कई प्रकार के बीटी प्रोटीन बनते हैं। अब कौन सा हमें जीन यूज करना है, ये हमारा दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो क्रॉप कौन सी है और दूसरा टारगेट पेस्ट कौन सा है, वो इंसेक्ट या पेस्ट कौन सा है, ठीक है बेटा। दो एग्जांपल दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्राइफर्स्ट एसी एंड क्राइफर्स्ट एबी, ये किसको कंट्रोल करता है, कॉटन बॉल वर्म को, ठीक है। कॉटन की बॉल होती है जिसके अंदर कॉटन होता है हमारा ऐसे, ठीक है बेटा। ये जब फूटता है तो इसके अंदर से कॉटन निकलता है, तो ये जो इंसेक्ट होते हैं ये आके इसमें पोर बना देते हैं, क्या बना देते हैं, पोर बना देते हैं, जिससे हमारा कॉटन बर्बाद, इसकी फसल बर्बाद हो जाती है, ठीक है। तो क्राइफर्स्ट एसी एंड क्राइफर्स्ट एबी कंट्रोल करते हैं किसको, कॉटन बॉलवर्म को, किसको कंट्रोल करते हैं, कॉटन बॉलवर्म को, ठीक है। प्रोटीन इनकोडेड बाय बीटी जीन्स आर क्राइफर्स्ट एसी एंड क्राइफर्स्ट एबी कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म। अब सेकंड क्या दिया है, क्राइफर्स्ट एबी, क्या दिया है, क्राइफर्स्ट एबी, ये कंट्रोल करता है हमारा किसको, कॉर्न बोरर को, किसको कंट्रोल करता है, कॉर्न बोरर को, ठीक है बेटा। तो क्राइफर्स्ट एबी कंट्रोल करेगा हमारा किसको, कॉर्न बोरर को, ओके। तो ध्यान रखना, क्राइफर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवर्म को, और क्राइफर्स्ट एबी कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को। मक्के के अंदर जो इंसेक्ट बोर कर देते हैं उनको कंट्रोल करता है क्राइफर्स्ट एबी। अब एग्जांपल है बहुत सारे बीटी प्लांट के एग्जांपल्स ऑफ बीटी प्लांट्स की बात करें तो बीटी कॉटन बना लिया गया है, बीटी कॉर्न बना लिया गया है, बीटी सोयाबीन है, बीटी ब्रिंजल है, ठीक है बेटा, बीटी ब्रिंजल। तो ये सारे क्रॉप अभी बना चुके हैं हम लोग बीटी जीन का यूज करके। तो बीटी प्लांट्स के एग्जांपल हो गए बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी सोयाबीन, बीटी ब्रिंजल। तो ये बात आप लोग की यहाँ तक की कंप्लीट हो गई। इसके आगे की बात हम लोग बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और जिन लोग को वीडियो पसंद आई वो लोग वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है बेटा। थैंक यू।